चेतन जोशी ने ठंडे लहजे में पूछा, कहां है वो हरामजादा? धीरज माथुर ने फौरन वार्ड की तरफ इशारा किया। गुस्से के आवेश में चेतन जोशी की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया, दरवाजा तोड़ दो। मैं उस लड़के की हड्डियां तोड़कर उसे राख में मिला देना चाहता हूं। अपने बॉस के ऑर्डर पर बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजे का लॉक टूटकर बिखर गया। अंदर घुसते ही चेतन जोशी की आंखों ने जो नजारा देखा, उससे उनके सीने में आग लग गई। उनकी बेटी चारवी दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए बिस्तर पर कंबल लपेटे बैठी थी और रुद्रा ठीक उसी वक्त थोड़ा झुका हुआ था और उसका हाथ चारवी की पीठ को छूने ही वाला था। चेतन जोशी ने दहाड़ते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बिना किसी और हुक्म का इंतजार किए दोनों बॉडीगार्ड्स भूखे भेड़िए की तरह रुद्रा पर टूट पड़े। रुद्रा की भौहें तन गईं। उसने एक हाथ से आते हुए घूंसे को हवा में ही पकड़ लिया। बस एक हल्की सी हरकत से उसने बॉडीगार्ड की कलाई मरोड़ दी और रुद्रा ने उसे पीछे की ओर धकेला, जिससे बॉडीगार्ड लड़खड़ाते हुए पीछे गिरा। उसके पीछे खड़े दूसरे बॉडीगार्ड ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन धक्का इतना जोरदार था कि वो दोनों ही कुछ कदम पीछे हट गए। दोनों बॉडीगार्ड्स को घूरते हुए रुद्रा गहरी आवाज में चिल्लाया, एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो ठीक नहीं होगा। रुद्रा का गुस्सा देखते ही दोनों बॉडीगार्ड्स एक पल के लिए सन्न रह गए, जैसे किसी शिकारी जानवर के सामने आ गए हों। चेतन जोशी को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि दोनों बॉडीगार्ड्स डर के मारे हिचकिचा रहे हैं। चेतन जोशी ने उन्हें डांट लगाई, खड़े क्या हो? तुम लोगों को यहां टाइम पास करने के लिए रखा है क्या मैंने? रुद्रा की आंखें गहरी हो गईं। उसने मन में सोचा कि इस जहर को शरीर से बाहर निकालना ही होगा। मैंने अभी अभी जहर को एक जगह खींचने के लिए नीडल्स लगाई थीं और बस उसे निकालने ही वाला था कि इन लोगों ने सब गड़बड़ कर दी। वो ये सोच ही रहा था कि बिस्तर पर लेटी चारवी को भी होश आया। चारवी ने घबराई हुई आवाज में कहा, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये अंकल तो पॉइजन निकालने के लिए मेरा एक्यूपंक्चर कर रहे हैं। आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? चेतन जोशी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि रुद्रा के हाथ में अभी भी एक पतली चांदी की सुई थी। अगर वो अभी जबरदस्ती अंदर न घुसे होते तो शायद रुद्रा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुका होता। चेतन जोशी कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक चारवी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून का एक गहरा लाल फव्वारा फूटकर बिस्तर पर फैल गया। दर्द की लहर उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। ये नजारा देखते ही चेतन जोशी का दिल बैठ गया। वो घबराहट में डॉक्टरों को आवाज लगाने लगे। दरवाजे पर खड़े धीरज माथुर और बाकी डॉक्टर फौरन अंदर भागे। बिस्तर पर फैले खून को देखकर उन सब की रूह कांप गई। रुद्रा ने अपनी उंगलियां चारवी की पल्स पर रखीं। पॉइजन उस बांध से तेजी से बाहर निकल रहा है और टाइम पर सही डायरेक्शन न मिलने के कारण अब वो पूरी बॉडी में बेलगाम होकर दौड़ रहा है। सडनली खून की उल्टी भी इसीलिए हुई क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स पर अचानक से जबरदस्त प्रेशर पड़ा था। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि अब वो पॉइजन नहीं निकाल सकते थे। सिल्वर नीडल से गाइडेंस पॉइजन के सोर्स से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन अब बॉडी में फैल जाने के बाद कोई सोर्स बचा ही नहीं था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, इंतजार करना। इंतजार करना कि ये उमड़ता हुआ पॉइजन पूरी बॉडी में फैलकर स्टेबल हो जाए और फिर उसे डायरेक्शन देकर बाहर निकाला जाए। मगर इस वक्त धीरज माथुर और दूसरे डॉक्टर इंतजार नहीं कर सकते थे। धीरज माथुर ने चिल्लाकर कहा, हटो सामने से। उसने जल्दी से स्टेथोस्कोप अपने कानों पर लगाया। हार्ट बीट जो नॉर्मल से लगभग दोगुनी तेज थी, उन्हें सुनकर वो पूरी तरह से सन्न रह गया। उसके बगल में खड़ा एक डॉक्टर लगभग रोते हुए बोला, वाइस प्रेसिडेंट, अब क्या करें? मिस जोशी का ब्लड प्रेशर 300 के पार जा रहा है। सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अभी तो सब ठीक था। धीरज माथुर को लगा जैसे उसका पूरा शरीर कांप रहा है और उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चेतन जोशी की तरफ देख भी सके। दूसरे डॉक्टरों के चेहरे भी
राख की तरह सफेद पड़ गए थे। अब किसी भी तरह की टेस्ट का कोई मतलब नहीं था। चार्वी की इस कंडीशन का मतलब था कि वो किसी भी पल मर सकती थी। चेतन जोशी को लगा जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। चेतन जोशी ने दहाड़ते हुए कहा, बचाओ उसे, देख क्या रहे हो? चेतन जोशी शहर के सबसे अमीर आदमी का रुतबा और कंट्रोल हवा में गायब हो चुका था। उन्होंने धीरज माथुर और बाकियों को गुस्से से देखा। डॉक्टरों की टीम समझ गई थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कुछ डरपोक डॉक्टर तुरंत गिड़गिड़ाने लगे। एक ने कहा, चेतन सर, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस वाइस प्रेसिडेंट के कहने पर काम कर रहा था। दूसरे ने तुरंत बात काटी, मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस देखने के लिए यहां आया था, मैंने कुछ नहीं किया। तीसरे ने चिल्लाकर कहा, वाइस प्रेसिडेंट जैसा कहते हैं, हम तो वैसा ही करते हैं। धीरज माथुर की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसका दिमाग खाली हो चुका था। धीरज माथुर ने कांपते हुए कहा, चेतन सर, मिस जोशी हमेशा से फाइन थी। मैं हर वक्त उनके साथ था। कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये वही है। जरूर इसने ही अभी कुछ किया है, तभी ये सब हुआ है। धीरज माथुर ने अचानक अपनी कांपती हुई उंगली रुद्रा की तरफ उठा दी। वैसे भी उस वक्त वार्ड में कोई नहीं था और किसी को नहीं पता था कि असल में क्या हुआ था। वो इस मामले का अंजाम भुगतने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन कौन जानता था कि चेतन जोशी उसकी एक नहीं सुनेंगे। उन्होंने सीधे धीरज माथुर का कॉलर पकड़ लिया। चेतन जोशी ने गुस्से से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम चार्वी को फौरन ठीक करो। सुना तुमने? फौरन। अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। धीरज माथुर की टांगें कांप गईं और वो सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। धीरज माथुर ने रोते हुए कहा, चेतन सर, मैं उन्हें नहीं बचा सकता। चेतन जोशी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लगभग बेहोश होने ही वाले थे। तभी उन्हें अचानक से याद आया कि जब वो यहाँ आए थे तो सब कह रहे थे कि उनकी बेटी ठीक है, लेकिन सिर्फ रुद्रा ही ट्रीटमेंट करने पर अड़ा हुआ था। क्या इसका मतलब? चेतन जोशी ने रुद्रा की तरफ देखा, पर यह देखकर हैरान रह गए कि रुद्रा बिना एक शब्द कहे सीधे डॉक्टरों की भीड़ को एक तरफ धकेलता हुआ चार्वी के पास गया। उसने चार्वी को धीरे से पलटा ताकि उसकी बैक रुद्रा की तरफ हो जाए और फिर अपनी जेब से एक नीडल का पैकेट निकाला। रुद्रा का चेहरा शांत था। उसकी हरकतों में कोई हड़बड़ी नहीं थी। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट और स्टेबल लग रहा था। रुद्रा ने गहरी आवाज में कहा, सब चुप हो जाओ और बाहर वेट करो। रुद्रा में ऐसा रौब था कि पूरे वार्ड में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। धीरज माथुर ने डरते डरते चेतन जोशी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे। जब उसने देखा कि चेतन जोशी ने कोई एतराज नहीं किया तो वो चुपचाप रूम से खिसक लिया। डॉक्टरों की बाकी टीम भी चूहे की तरह उसके पीछे पीछे निकल रही और जल्द ही वार्ड में शांति छा गई। चेतन जोशी के चेहरे पर उलझन थी। उनका गुस्सा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। चेतन जोशी ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर सकते हो? रुद्रा ने सपाट आवाज में कहा, बस देखते जाइए। इतना कहकर रुद्रा ने चेतन जोशी पर और ध्यान नहीं दिया और अपना पूरा फोकस ट्रीटमेंट पर लगा दिया। रुद्रा ने मनी मन सोचा कि अगर ये कोई और होता तो मैं सही गलत की परवाह किए बिना चुपचाप खड़ा देखता रहता। लेकिन चार्वी की बीमारी स्टार्टिंग में इतनी सीरियस नहीं थी। कृति के गलत अंदाजे और जल्दबाजी में किए गए ट्रीटमेंट ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। 10 मिनट गुजर चुके थे। चेतन जोशी अपनी जगह पर बुत बने खड़े थे। उनकी नजरें रुद्रा के हाथों पर टिकी थीं। जैसे जैसे वो रुद्रा को ट्रीटमेंट करते देख रहे थे, उनका दिल और भी जोर से धड़क रहा था। हर एक्यूपंक्चर पॉइंट पर उसकी नीडल बिना किसी झिझक के बिल्कुल सही जगह पर लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई बिगिनर है, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई दशकों का एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट अपना काम कर रहा है। जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ा,
चार्वी के चेहरे से दर्द की लकीरें धीरे धीरे मिटने लगीं। हालांकि उसे अभी तक पूरी तरह से होश नहीं आया था, पर उसका तड़पता हुआ शरीर अब शांत हो चुका था और उसके चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहा था। चेतन जोशी ने मन ही मन सोचा कि ये लड़का कोई ऑर्डिनरी डॉक्टर नहीं है। मैंने इसे क्या समझ लिया था, एक धोखेबाज? अरे चेतन, तू सच में पैसे के नशे में अंधा हो गया है। इसकी फिंगर्स में तो मैजिक है। जिस तरह ये नीडल्स लगा रहा है वो कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। एक्यूपंक्चर के बारे में कुछ भी न जानते हुए भी चेतन जोशी ये साफ साफ देख सकते थे कि रुद्रा यकीनन एक मास्टर था और उन्होंने उसे पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी थी। रुद्रा ने आखिरी नीडल निकाली और रिलीफ भरी सांस छोड़ी। फिर रुद्रा ने चेतन जोशी की तरफ मुड़कर कहा, पॉइजन बाहर निकाल दिया गया है। आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही कि उसकी बेटी ठीक हो गई है, चेतन जोशी लगभग लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर शुक्रगुजारी और शर्मिंदगी के मिले जुले भाव थे। चेतन जोशी ने रुद्रा का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कांपती आवाज में कहा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। पुरानी सारी गलतफहमियों के बावजूद आपने मेरी बेटी को बचाया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से आज मेरी बेटी बच गई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। रुद्रा ने बड़ी सहजता से अपना हाथ पीछे खींच लिया। रुद्रा ने बिना कोई भाव के कहा, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये आपके लिए नहीं किया। रुद्रा सच कह रहा था। उसने ये सब सिर्फ कृति के लिए किया था। चेतन जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे जो भी हो, आपने मेरी बेटी को बचाया है। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे इसे चुकाना ही होगा। आपको जो भी चाहिए बस कह दीजिए, मैं पूरी दुनिया आपके कदमों में रख दूंगा। रुद्रा ने तब तक अपना नीडल्स वाला बैग पैक कर लिया था और उसे किसी भी तरह के रिवॉर्ड या बदले में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रुद्रा ने जवाब दिया, जी शुक्रिया, पर मैंने ये सब किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं किया है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं? ये सुनकर चेतन जोशी हैरान रह गए। वो प्राइम केयर के सबसे अमीर आदमी थे। ये एक ऐसा मौका था जिसे कोई भी हाथ से जाने नहीं देता। उन्होंने मन में सोचा कि भला ऐसा कौन है जिसे ज्यादा पैसा पसंद ना हो। रुद्रा को बाहर जाने के लिए मुड़ता देख चेतन जोशी के दिमाग में एक विचार आया। चेतन जोशी ने जल्दी से कहा, एक मिनट रुकिए, ये 50 लाख का चेक है। मैं जानता हूं कि आप पैसों के पीछे नहीं भागते, लेकिन बिना कुछ दिए ये एहसान लेने में मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। प्लीज इसे मेरी तसल्ली के लिए रख लीजिए। रुद्रा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, चार्वी, जिसे न जाने कब होश आ गया था, उसने कमजोर लेकिन साफ आवाज में कहा, अंकल प्लीज इसे ले लीजिए। अगर आप किसी नॉर्मल पेशेंट का ट्रीटमेंट करते तो भी आप अपनी फीस तो लेते ही ना। आपने तो मेरी जान बचाई है। चार्वी को डर था कि कहीं रुद्रा ऐसे ही चला न जाए। उसे कभी भी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं था। रुद्रा भी यहां और ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। उसने मन में सोचा कि अगर मैंने ये 50 लाख नहीं लिए तो शायद ये मामला और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। बेहतर है इसे लेकर यहां से निकला जाए। रुद्रा ने चेक ले लिया और कहा, ठीक है, मुझे और भी काम है। इस चेक के लिए थैंक यू। रुद्रा को आखिरकार चेक एक्सेप्ट करते देख चेतन जोशी ने राहत की सांस ली। अगर रुद्रा कुछ भी लेने से मना कर देता तो पता नहीं फ्यूचर में वो कितनी डिमांड्स कर सकता था। 50 लाख देकर एक ही बार में मामला सॉल्व करना सबसे अच्छा था। वार्ड से निकलने से पहले रुद्रा एक पल के लिए रुका। रुद्रा ने पलटकर चेतन जोशी से कहा, आपकी बेटी को जो पॉइजन दिया गया था वो बहुत शातिर टाइप का है। ये एक स्पेशल तरीके से तैयार किया गया पॉइजन है और इसकी मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव है। बेहतर होगा कि आप ये जांच करें कि कहीं ये आपके किसी दुश्मन का काम तो नहीं। हालांकि चार्वी की जान बच गई थी, लेकिन इस पॉइजन ने उसे लाइफ और डेथ के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। चेतन जोशी को यह एहसास दिलाना भी
एक तरह से हिसाब बराबर करने जैसा था। रुद्रा इतना कहकर सीधे वहां से चला गया। चेतन जोशी के दिमाग की नसें जो अभी अभी ढीली पड़ी थी फिर से तन गई। रुद्रा की बात से उनका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। इस बार तो रुद्रा ने आकर बचा लिया, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो नोएडा शहर में ऐसा कौन हो सकता है जिससे उसकी इतनी बड़ी दुश्मनी हो, जो पैसे के लिए नहीं बल्कि उसकी बेटी की जान के पीछे पड़ा हो। एक पल के लिए चेतन जोशी का दिमाग अनगिनत